नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय जो चल रहा है उसका नाम है ठेले पर हिमालय, और जिसके राइटर हैं धर्मवीर भारती, प्रसिद्ध व्यंग्यकार। जहाँ तक हम पढ़ लिए उसके आगे हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सामान रख दिया गया। कल पढ़ा अपन ने, कल के पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब वो लोग आए तो वहाँ जो खान सामा था डाक बंगले का, उसने कहा कि भैया आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपके यहाँ कहीं बर्फ़ गिरने के आसार हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 14 टूरिस्ट आए थे, लेकिन वो निराश होकर गए, उनको बर्फ़ के कहीं दर्शन नहीं हुए। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे। सब सामान रख दिया गेस्ट हाउस पर, सभी लोग बिना चाय पिए बाहर जो बरामदा था उसमें बैठ गए और एक टक सामने देखते रहे, और वो सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए शिखरों की हिमरेखाएं अनावृत हो रही थी। नई नई चोटियां दिखाई दे रही थी हिमालय की। और बाद फिर सब खुल गया, पूरा मौसम खुल गया, बादल हट गए। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमय रोमांचक श्रृंखला। बाईं ओर से शुरू होकर, इधर से शुरू होकर बाईं ओर से दाईं तरफ जाती हुई, तो दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती, नीचाई में जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़, ऊंची नीची रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, हमारे मन में उस समय क्या आ रहा था, क्या विचार आ रहे थे, क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो एक खरोंच या पीर ही क्यों रह गई होती, तो मन में कोई दुख नहीं होता। सिर्फ एक धुंधा सा संवेदन, एक दुख का भाव था, हल्का सा। इसका अवश्य था, एक दुख का भाव अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, जैसे हमारे बिल्कुल सामने बर्फ की सिल हो, बर्फ हो हमारे सामने, तो वो बर्फ की जो ठंडक है वो मुंह पर लगती है। यानी चेहरे को उस बर्फ की ठंडक का एहसास होता है। जैसे फ्रीज़र खोलें तो अचानक ऐसे लगता है कि चेहरा ठंडा हो गया, ठंडा का एहसास होता है। वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी। ऐसा लग रहा था, इतना दूर होने पर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी ठंडक सिर को स्पर्श कर रही है, और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं, सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो रहे हैं। क्यों? पुराने साधकों ने, पता नहीं पुराने समय में जो साधना करने वाले लोग थे, उन्होंने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था। 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैविक, दैहिक, भौतिक। दैविक जो भगवान के द्वारा कष्ट दिया जाता है, दुख दर्द दिया जाता है, वो तो दैविक होता है। दैहिक जो शरीर के संदर्भ में बीमार होना, बुखार होना, हाथ पैर टूटना, और भौतिक सांसारिक, दूसरों के पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है, इसी से लेकर हम उससे ईर्ष्या करें। उसे शमित करने के लिए, शांत करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा है कि वाकई वहाँ जाकर पूर्ण शांति मिलती थी। कितनी पुरानी है यह हिम राशि, यह बर्फ़ की जो राशि है, बर्फ़ का ढेर है, पता नहीं कितने साल पुराना है। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है, पता नहीं कितने काल से, कितने लंबे समय से, किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी, शाश्वत सत्य, बिल्कुल अविनाशी, जिसका कभी विनाश न होना है, ऐसा हिम है जो इन बर्फों शिखरों पर जमा हुआ है, पता नहीं कब से। कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, इंटरनल स्नो, चिरंतन, स्थायी रूप से रहने वाली बर्फ कहा है इसे। कुछ विदेशियों ने कहा है सूरज ढल रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, और सुदूर शिखरों पर, दूर जो पर्वत के शिखर थे उनके ऊपर दर्रा का मतलब एक ढलान होता है। जैसे 2 पर्वत हैं, ये पर्वत है, ये पर्वत है, और ये जो होता है ये दर्रा होता है।
दर्रे, ग्लेशियर, बर्फ की चट्टानें, ढाल, ढलान और घाटियाँ का क्षीण आभास मिलने लगा। ऐसा आभास मिलने लगा कि ये घाटियाँ वगैरह हैं यहाँ। आतंकित मन से मैंने यह सोचा, डरते हुए मैंने सोचा कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, कभी इनके ऊपर मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, आदमी कभी आया है या नहीं, हिम शिखरों पर कभी इंसान चढ़ा है या नहीं। यह मन में संशय था। यह अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ इन सूने बर्फ से ढके जो दर्रे हैं, इनके ऊपर बर्फ के अंधड़ हू हू करते हुए बहते रहते हैं। हू हू मतलब साए साए या कोई भी आवाज़ करते हुए बर्फ के अंधड़ ही चलते हैं इन दर्रों के ऊपर, घाटियों पर। सूरज डूबने लगा। अब इस पैराग्राफ में क्वेश्चन निकलेगा। सूरज डूबने लगा। धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। जो केसर थी वो बहने लगी। मतलब सूर्यास्त का समय, वो जो सूर्य का जो लाल रंग है, ललाई ली हुई सूर्य है ताम्रवर्णी, वो सूर्यास्त के समय ऐसे लग रहा है जैसे कोई केसर बह रही है। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। बर्फ है जो कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। कहने का भाव है कि बर्फ भी सूर्य के से रंग की हो गई। सूर्यास्त के समय जैसा सूर्य का रंग होता है वैसी हो रही है। अंधेरा होने पर हम लोग उठे, अंधेरा होने लगा, हम लोग उठे, सूर्यास्त हो गए और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे। हाथ मुंह धोकर चाय पीने लगे, पर सब चुपचाप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। गुमसुम जैसे सबका कुछ छिन गया हो। क्यों थे सब चुपचाप? सबका क्या छिन गया? भाई इतना बढ़िया सूर्यास्त देख रहे थे, वो अस्त हो गया सूरज। या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया जिसे अंदर ही अंदर सहेजने पे सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए। थोड़ी देर में चांद निकला, सुबह हो गई, रात हो गई, क्योंकि चांद रात के समय निकलता है। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले अंदर से। इस बार सब शांत था, क्योंकि आपको मालूम है रात का वातावरण पूर्णतः शांत होता है। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। ऐसा लग रहा था कि कोई आवाज़, कोई हवा, कुछ नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ सो रही हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैं थोड़ा अलग से आराम कुर्सी को खींच कर बैठ गया, आराम से बैठ सके। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया? मेरे मन में कोई विचार, कोई कल्पना ही नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो गया? मेरा मन क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ के दृश्यों में खो गया। इसी हिमालय को देखकर किसने क्या क्या नहीं लिखा। इस हिमालय को देखकर किसने क्या क्या नहीं लिखा, मतलब बहुतों ने बहुत कुछ लिखा हिमालय को देखकर। यह मेरा मन है, और इधर मेरा मन है। हिमालय को देखकर कई लेखकों ने, कई कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। एक मेरा मन है। एक कविता तो दूर, एक पंक्ति हाई, एक शब्द भी तो नहीं जानता, क्योंकि वो तो वहाँ के दृश्यों में इतना खो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्या लिखूँ। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष, लेकिन ये न लिखने का भाव है। इस पर्वतराज हिमालय के सामने कितना छोटा, कितना तुच्छ लग रहा है। पर धीरे धीरे लगा, पर धीरे धीरे ऐसा लगा मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। हिमालय को देखने की जो जिज्ञासा थी वो अब शांत हो गई कि वो बादल छट रहे थे। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है। कुछ ऐसा लग रहा है कि जो इन पर्वत शिखर है, चोटियाँ है, उनके ही स्वभाव का है, उनकी ही प्रकृति का है। कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है। कुछ ऐसा है जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ताकि इससे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है। हिमालय इतना ऊंचा है, बड़े भाई की तरह। जैसे दो भाई होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा, अब कुछ अपवादों को छोड़ दो, बड़ा लंबाई के कारण, उम्र के कारण थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, छोटा उससे छोटा होता है। ऐसा लग रहा था। और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ, और मैं नीचे खड़ा था, तो मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ, कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा था, जोश दिला रहा था कि ऊंचा उठ, जैसे छोटा भाई बड़े को जोश दिलाता है। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे यदि हिम्मत है और ऊंचा उठना चाहते हो तो ऊंचे उठो। लेकिन भला बच्चों भला हिमालय के समक्ष कौन जा सकता है? हिमालय की ऊंचाई को कौन छू सकता है? हिमालय जितना ऊंचा, इतना महान कौन हो सकता है? मतलब कोई भी नहीं।
और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र कोई पंक्ति गा उठा। सेन जो था वो रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई, जो सोच में ख्वाबों में डूबे थे वो टूट गया और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, अदम्य। एक शब्द होता है बच्चों दमन, जिसका दमन किया जा सके, जिसको दबाया जा सके। अदम्य, जिसका दमन नहीं किया जाए। अदम्य का विलोम दमन करना है, जिसका दमन नहीं किया जाए वो अदम्य। और दमन जिसका दबाया जा सके। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हमें छलक पड़ा, हम बहुत खुश लग रहे थे। सबसे अधिक तो खुश था सेन, जो चित्रकार था ना, वो सबसे अधिक खुश था। बच्चों की तरह चंचल चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो बंडर स्टक है। भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। भगवान पता नहीं क्या क्या काम इस हिमालय में कराता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। अकस्मात अचानक वह शीर्षासन, सिर तो नीचे और पैर ऊपर, शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेंगे, हम नए तरीके से हिमालय को देखेंगे। बाद में मालूम हुआ कि वह मुंबई की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज है। मुंबई में जो चित्र शैली चल रही है, जो चित्र बनाए जा रहे हैं उनसे वो थोड़ा नाराज है, खिन्न है। और कहने लगा, वो सब जीनियस लोग सिर के बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है। जो जीनियस इंटेलिजेंट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो सिर के बल खड़े होकर दुनिया को देखते हैं। तो मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ। इसी से हम भी सिर का बल हिमालय देखता है। उसकी लैंग्वेज ही थी, भाषा ही ऐसी थी, इसलिए हम भी सिर के बल हिमालय को देखते हैं। देख रहा हूँ। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक करवाते हैं। कल ये देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ी चर्चा भी करनी है आपसे। ठीक है, धन्यवाद।